अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। अस्सलाम, क्या हाल है? अस्सलाम। मैंने कहा आप दोनों कर लें सलाम फिर, ठीक है? कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। राना साहब, आप कॉफ़ी नहीं पीते अब आप? राना साहब, गर्मी इतनी है कि बंदे की कॉफ़ी बन गई हुई है। बाहर आप जाके थोड़ा सा खड़े हो ऐसे करके, तो कुछ कोल्ड कॉफ़ी ले आया करें हमारे लिए। नहीं सर, तासीरन तो गर्मी में हो जाती है ना। फिर आपको पता है टॉपिक भी हमारे पास गर्मी का है कि गर्मी में क्या है। नाज़िन को टॉपिक बता लें आप? बताएं। नाज़िन आप तो फालसे का जूस पिए हैं, गरीब आदमी क्या करे? मरियम को चाहिए शक्कर का स्टॉल लगाए, शक्कर कोला। शक्कर कोला हम पीते थे बचपन में। हम डिस्कस करेंगे गर्मी से बचने के तरीकाकार। 5-7 रुपए का। हाँ, और कई दफ़ा उसमें वो क्या सत्तू टाइप की चीज़ भी होती थी। जब गर्मी शदीद हो जाती थी ना, स्कूल से वापस आए थे तो पूरा घर में जग बना कर रखो। तुख मलंगा वाला तो जाम शरीर होता था। लिखे होते हैं टॉपिक्स, फिर बार बार बताने की ना बताएं। थंबनेल पे नाज़िन, फिर आप थंबनेल पे देख लें कि हमारे टॉपिक बात करते हैं हम अपनी जरा गुफ्तगू जारी रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। कुछ नहीं, अब आपने गर्मी की बात कर ली है। भी नहीं बताया। ये हैं अली वारसी साहब और ये हैं वकास हबीब राना साहब और मैं सीनियर कुछ सीनियर तज्जिएकार। सर वो हम डिबेट चल रही थी कि सीनियर कितने साल हो चलिए, अभी आपका क्विज होगा। नहीं सर, क्विज होगा। हु इज पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर? बिलावल भुट्टो जरदारी। सीनियर आप स्टेप सीनियर मोस्ट स्टेज 1। आई वन। अब आप ना ये बास्केट वुस्केट नहीं, आपने पहना है अजीब सा एक स्वेटर पहनना है, थूक निकालने मुंह से, थूक निकालना है और ना ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके बोलना। ये पकड़े गए ऐसे करना है। सीनियर जो है लो सांभो, इस तरह सांभो पढ़ो फिर। सीनियर एनालिस्ट बनने के लिए ये सारी बातें जो है अगर आप कर लें तो आप तब भी सीनियर एनालिस्ट नहीं बनेंगे, जब तक क्योंकि आपने इमरान का खुरा नहीं पकड़ा। वो वहाँ जाके इमरान साहब कैसे पकड़ के बैठ जाए गोडे को। यार एक तो प्रोग्राम के शुरू में आप जो है ना वो ये काम शुरू कर देते हैं। क्या मैं शुरू कर इमरान स्लैंडर? तो मैंने इमरान स्लैंडर नहीं किया। आपने कहा आप बनना चाहते हैं, आप एस्पायर कर रहे हैं सीनियर तज्जिएकार बनने के। मैंने आपको रास्ता दिखाया, रोशनी डाली। वो जो देखें बस स्टॉप बने हुए हैं ना, वहां पर मरियम को चाहिए वो स्टॉल लगाए, और स्टॉल लगा हुआ है। किस चीज का स्टॉल लगा है सर? ये जो आप कह रहे हैं सत्तू का, शक्कर कोला, फालसे का इमली का भी फालसे का भी। वाली कह रहा है कि इमली और फालसा जो महंगा 500-550 का आजकल मिल रहा है। गन्ने का जबरदस्त। नहीं, उसमें तो सबसे अच्छी चीज गन्ना है। हाँ नहीं, लेकिन ये है कि गोरा आया, उसको ले गया एक वो आम बंदा सा था ना बेचारा, वो उसने कहा वेयर यू फ्रॉम, उसने कहा इंग्लैंड। उन्होंने कहा कम सिट, वो भी बैठ गया। और वो उसको ले गया, लेकर उसको जूस पिलाया, उसने गन्ने का जूस पिया, वो तो मतलब गोरा ही चेंज हो गया। उसने कहा ये क्या है, ये तो बहुत ही मजेदार चीज है। वो सराइकी बोलने लगा। गन्ने का जूस जो है ना वो ठीक है, गर्मी के लिए बेहतरीन है, पर एक थोड़ा सा इशू ये है कि वो उसमें हेपेटाइटिस भी हो सकता है, क्योंकि वो गंदा ग्लास है, वो बार बार धोते हैं गंदे पानी के अंदर ही, जो उसके अंदर आप जो ऐसे करें। कोई गरीब आदमी को ना नैशी तुसी नाल रखिया करो। व्हाट? वो तो आप किसी भी जूस को पिएंगे उसमें गंदे ग्लास वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स ऑफ हेपेटाइटिस बी विद गन्ने का जूस। मैं तरबूज का इमली आलू बुखारे में भी पी सकते हैं। ग्लास का मसला है, ऐसी ग्लास का मसला है थोड़ा सा। ग्लास साथ ले जाए करें, ग्लास साथ ले, डिस्पोजेबल ले लिया। बर्फ का इशू भी है, अगर आप पब्लिक वाली जो बर्फ है वो इस्तेमाल करें तो पेट खराब हो सकता है। लेकिन ये सारे अमीर लोगों के शशके और बातें हैं, मसले हैं जो मैंने बताए हैं, बयान किए ना। ये मैं अमीर आदमी, क्योंकि गरीब आदमी को तो बिला वजह ही हेपेटाइटिस हुआ होता है। गरीब आदमी को गन्ने का रस पीने की नहीं, ये उसको ऐसे ही हो जाता है। लेकिन मरियम को कुछ करना चाहिए ना। वो बेनज़ीर शाह ने एक रिपोर्ट पेश की है, उन्होंने की है कि 43 डिग्री पह रहे थे पहले। आप फिर मेरा ख्याल है वो अगर आप सीरियसली देखें, अगर आप डिस्कस करना चाह रहे हैं तो फिर बेहतर ये है कि हम वो ट्वीट दिखा दें ना, ताकि नाज़रीन आप ये देख लें ना ट्वीट की क्या है, ताकि फिर पता चल सके। आपने ना हमजा को आज़माइश में डाला सिर्फ, और ठीक है। हाँ, अब हमजा ढूंढेगा और लगाएगा, अगर नहीं लगाएगा और आप फिर हमें बता दीजिएगा कि नीचे के हमजा ने फिर टाइम देख लें जरा क्या। हाँ, मैंने लिख लिया 4:03। ये मैं हमजा को मैसेज कर रहा हूं। अच्छा नहीं, अब वो मरियम कह रहा, मरियम की जिम्मेदारी तो है ना, कुछ करना तो चाहिए ना। किस चीज पे? सर गर्मी रोके कैसे? वो बेनजीर कह रही है रोके। बेनजीर शाह साहिबा जो बेनजीर शाह साहिबा ने कह दिया है तो कह दिया, मैंने कह दिया। अगर वो ना चली, ने कहता तो कहता राणा साहब, वो ना अगर ट्वीट चली हुई तो दसते उन्होंने लोगों के क्या किए उन्होंने। वो क्या आप बताएं क्या कह रहे हैं, मैं भूल गया हूँ। जो भी कह रही है सही कह रही है। उन्होंने कहा है कि इट इज 43 सेंटीग्रेड इन लाहौर टुडे। इसी मोशन के साथ। हालांकि कभी तारीख में 18 मई को 43 डिग्री टेम्परेचर नहीं पड़ा लाहौर में। पता नहीं कभी देखा होगा, मतलब अगर आप कभी पड़ा ही नहीं आज तक। नहीं पड़ा। बहुत बड़ी याद है 22, 24 और 26। कौन से लाहौर थे ये जो मई के अंदर 22-23 होते हैं? पक्के मुंह से बात करता है कि वो देखने वाले बुजदार के दौर में साउथ पंजाब की जब हुकूमत आई थी ना, तब ये जो लाहौर था इसके टेम्परेचर गिर गए थे। कोई नहीं था, वो बाहर नहीं जाता था। ओके, वो पाकिस्तान में रहता था, तो वो क्या नहीं जाता था, तो वो गर्मी वो जो है वो पी लेता था, मतलब वो होता है कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देखिए वो बाकू गई हैं। हाँ, क्यों गई हैं? हाँ, ये उन्होंने लिखा है, पूरी बात बता लें। उन्होंने कहा कि इट्स 43 सेंटीग्रेड इन लाहौर टुडे एंड सीएम पंजाब इज इन बाकू। ठीक है,
और फिर वो इन्वर्टेड कॉमास में भी उन्होंने कुछ लिखा हुआ है और फिर उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है बेसिकली वो कहना ये चाह रही थी कि सबको बाकू लेके जाए ताकि ठंड में मौसम जरा सबका बेहतर हो जाए। वैसे देखें, मैं इसीलिए तो मैं सपोर्ट करता हूँ बेनजीर शाह को। सबका वो सोचती हमारी है। बेहतरी चाहती है, वो चाहती है कि सारे बाकू जाएं। ये बड़ी अच्छी बात। कितनी बात दी है पंजाब की? 10 करोड़ 12 करोड़ हो गई। ओए होए होए 12 करोड़ नहीं, बाकू 12 गया से तो हो। ज्यादा है, 14 के 12 तो हम देखें हमने 50 से ऊपर रखना है। हाँ। आप जो पाकिस्तान की कितनी है 23। तो फिर 11.5 नहीं हम एक्चुअली 12, हाँ आपकी बात ठीक है, हम 12 से ऊपर है ना, इसलिए हमने जरा 50 से थोड़ा ऊपर 5% का मार्जिन भी देना है ना, 50 से ऊपर रखना है 12 कर लो। और 5% का मार्जिन 50 के 55 ऊपर। हाँ, ताकि कभी कोई ये ना कह सके ना कि हमारी वो तोड़ रहे हैं चैलेंज ना कर पंजाब सके। को। उन्होंने कहा कि 24 सूबे बना देंगे। हाँ 24 सूबे इसके बना देंगे, 6-7 उसके केपी के बना रहे हैं। 18-19 से पूरे सूबे ने मुल्क में बना हाँ देंगे। कि बलूचिस्तान सिंध को हाथ नहीं लगा रहे हमारा, उन्होंने टोटा टोटा कर टोटा टोटा। नहीं, लेकिन देखें पहली बात ये है कि सूबे मैं सिर्फ इस वजह से सपोर्ट करता हूँ क्योंकि ये नून लीग ने जो बल्दियाती इलेक्शन ही ना कराए, इनको सजा के तौर पे नए सूबे डाल बने। लेकिन कमिंग बैक टू मरियम, देखें ये जिम्मेदारी बनती है एज बेनज़ीर हैज सेड कि इन मरियम को चाहिए कि यहाँ आके सबीलें लगाएं, कुछ ठंडे रुमाल मुहैया करें। ये असिस्टेंट कमिश्नर किस लिए रखे हुए हैं हमने, वो ठंडे गीले रुमाल लोगों के सरों पे रखें, और जिसका जिस तरह हेलमेट का चलान होता है ना उसी तरह चलान हो। जिसने गर्म रुमाल रखा हुआ उसका चलान, जिसने ठंडा गीला रखा हुआ वो चेक करें वार्डन वहाँ पर हाथ लगा के। अगर तो गीला है फिर ये भी चेक करेंगे ये पसीने से गीला है या वो नलके से गीला हुआ है। अगर पसीने से गीला तो चलान, नहीं वैसे गीला है फिर ठीक है। तो ये करना चाहिए ना आवाम के लिए। तो राज साहब, ये मरियम की जिम्मेदारी है यार। साहब इतनी मेहनत की बजाय वो सीधा सीधा जिस तरह वो इफी भाई ने कहा कि लेंटर ही ना डाल दें पूरे लॉर के ऊपर, ठीक है वो डालने लगे हैं शमा से, शटरिंग करें लॉर की, शमा से वैसे भी डलने लगा लेंटर। लेंटर। हाँ, वो हमारे अब्बू के एक दोस्त थे, वो लॉर पे लेंटर डालते थे। नहीं वो भी ना वो अजीब लंबी लंबी छोड़ते थे। तो एक दिन वो आया, उन्होंने कहा मैंने कहा कि आजकल कहाँ हो, कहते ये समंदर पे ढक्कन बना रहे हैं। अच्छा यार, बात ये है कि मतलब ये आपने सारी मजाक में बात कर दी है। शी वाज वेरी सीरियस अबाउट दिस कि ग्लोबल वार्मिंग एक चीज़ है, हाँ, उसकी बिल्कुल, वजह उन्होंने से straight face से बात की। अर्बन हीट वेव्स आ रही हैं, Without ठीक any है। और irony। ये जो गवर्नमेंट है इसका उस अर्बन हीट वेव से आपने नोटिस किया है, आप लड़ने उनका का। पॉइंट ऑफ व्यू जैसे जैसे बयान कर रहे हैं ना, आप भी यो होते आ रहे हैं अर्बन हाँ ना, अर्बन हीट वेव है और उससे जो लड़ने के लिए ये यो होना पड़ता लड़ने है। के लिए, लड़ने के अगर लिए। आपने यो होना है तो लड़ने के लिए। उससे लड़ने के लिए जो है ना वो चाहिए। और उन्होंने कहा है कि देखें स्पेन में और दुनिया भर के मुल्कों में जब हीट वेव्स आती हैं तो उनके नाम दिए जाते हैं। हर हीट वेव हैज अ नेम। वो शी वांट्स यू टू नेम दीज, शी वांट्स यू टू नेम दोज हीट वेव्स एंड टेल यू के OMG। हर साल Yes. नई हीट वेव। हाँ, कभी रुखसाना कभी शमसा, क्योंकि बिकॉज शी ऑल्सो वुड वांट देम टू बी नेम्ड आफ्टर मर्दों का भी कोई हक है मरना ही कि नहीं, मर्दों की पहले पाकिस्तान में बहुत हक और वो है, सब कुछ चल रहा है, और खवातीन को दें। पता नहीं क्यों तूफान सारे औरतों के नाम पर हाँ, है ना वो, क्योंकि पता है ना सबको यार। Calamities। वो गौर से देख रही होती हैं चीजें। मर्दों का क्या है, घूम रहे फिर रहे हैं, वो ठंडी हवा आ रही है, वो मजा। औरतें फील करती हैं। नहीं वो देखती हैं सिस्टम के ऊपर कि यार ये तेज हवा क्यों चल रही है, इस टाइम तो बनता ही नहीं। गहरी नजर है। हाँ, जैसे इस टाइम पे 43 डिग्री जो पड़ रहा है लाहौर में, ये नहीं पड़ना चाहिए, बनता ही नहीं। मरियम लाहौर की जो है वजह वो से। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। मरियम की वजह से है। मरियम की वजह से क्या है, बसंत करवाई है उसने, उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो टेम्परेचर गया। इंक्रीज हो गया। हिमालयाज जो है ना, हाँ, वो करीब लेके आए। ये सर्दी को रोक रहे हैं, साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को। यानी कि अब अर्बन प्लान के तहत ये होना चाहिए कि हिमालय को खींच के लाहौर में ले आए, या छोटा कर हाइट दो, करवा दें कम। ऊपर से कम उनको कटवा दें ताकि हवा बचे, हाँ। वो तो कटवा दो। वो तो कटवा दो ताकि हवा आ जाए। एंड दैट्स आई थिंक वायबल एक सोल्यूशन है हमारे पास। तो वो अभी भाषा डैम के लिए जो वो बन रहे हैं, वहाँ पर मशीनरी भी मौजूद है इस वक्त। नहीं, स्मोक के लिए वो चलाई थी जो गन, Smoke guns। हाँ, उसमें एसी लगाएं। यार वैसे वो गन जो है वो अब गर्मियों में इस्तेमाल कर लोगों पे पानी फेंकने के लिए। हाँ यस, चौकों में खड़ी हो, बड़े मैं दफ्तर जा रहे हैं। नहीं, वो एक्सीडेंट हुए हैं, आपको पता है ना। उसकी वजह से वो ब्रिज पे ऊपर जा रहा और नीचे से वो पानी फेंक रहा, उसने गालियां निकाली ऊपर से कि ओए मेरा मैं मरने लगा। हाँ, तो फिर अब जब तो गर्मी में तो पानी की जरूरत है, देखें वो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है ना, पानी आप पे जब लगेगा एसी क्या हो level गया कम हो यार। जाएगा। मैं वैसे ये AC सवाल है कि ये लगाए। मतलब कौन सी दुनिया में हम रहते हैं कि यार जहाँ पर गर्मी लग रही है तो सीएम किथे हुए। हाँ, यार ये क्या- यार ये क्या है यार। शी इज रिस्पांसिबल। वो एक ग्लोबल बंदा था, वार्मिंग, उससे पूछा कि इस तरह मुल्क में जो है वो महंगाई, उसने कहा मैं कोई ये आलू टमाटर के रेट कम करने के लिए नहीं, मैं मुल्क का वजीर आजम हूँ। हाँ, तो वो ठीक है ना, उसने इनके ठीक कहा साथ था। वो ठीक था। यार ये आलू टमाटर तो नहीं है ना, If you are इतना बड़ा अगर एनवायरमेंटल आप- क्राइसिस अगर बन रहा है, आप कह अगर रहे आप नहीं। रिस्पॉन्सिव हुए हाँ। तो आपको ऐसे ऐसे सवाल किए जाएंगे कि आप कहेंगे कि लानत है मेरे सीएम होते। अगर
नहीं लेकिन यार चीज मतलब आप देखें ये दिस इज वेरी बैड कि शी हैज रेज्ड अ वेरी वैलिड पॉइंट एंड यू गाइस हैव मेड सो मच फन अबाउट इट। यार आप देखिए लोग मजाक करते ग्लोबल हैं। वार्मिंग के बारे में वो अच्छी ग्रेटा थनबर्ग वाली उनका आर्गुमेंट है, मैं उसे कम्प्लीटली एग्री करता हूँ, मगर वो गलत जगह पे, जैसे कहते हैं ना, गलत जगह पे बात कर रही है वो। चलें आगे चलते हैं जी। पाकिस्तान जो है उनकी ख़वातीन हमारा नाम रोशन कर रही हैं। हम सुना है केन्स के अंदर कोई कांस फिल्म फेस्टिवल चल रहा था कहीं पे, उसके अंदर कोई कमाल हो गया, कोई ख़वातीन थी, कोई सनम सईद आपकी, सनम सईद है, सरबत गिलानी है, और बिफोर आप उनकी माशाल्लाह तारीफ़ करें सनम सईद की, मुझे पता नहीं फॉर सम रीज़न याद आ रहा है कि सनम सईद की तो वो वीडियो भी बड़ी वायरल हुई थी आज से कुछ 25 साल पहले, वो जब वो मुशर्रफ साहब को मुशर्रफ साहब की ग्रेटनेस के बारे में वो बहुत अच्छा ही इज द बेस्ट थिंग टू हैपन टू पाकिस्तान। तो खैर फ्रॉम दैट टू सारे नशे में थे उस वक्त ना सर, ये क्या करें, वो नशे में थे या नहीं थे, ये गर्मी का नशा होता है ना असल में। आपको पता है कि अगर आज आप दोपहर में अगर आप 12-1 बजे के करीब आधा घंटा धूप में चल लेना तो उसके बाद आप पिए एक ग्लास फालसे का जूस, आपको भी नशा आ जाए यार। अच्छा मैंने गलती से पी लिया फालसे का जूस यार, क्या हो गया यार अली, पीछे ही पड़ गया नाजरीन मेरे। आपने जूस नहीं पिया, हाँ आपने जग पिया है, जग ऑफ जूस जग नहीं पी लिया मैंने, कोई नॉर्मल जूस का जग पिया, उसको कहते हैं कि यार ये इतना का होता है ग्लास, हाँ, और जग इतना होता है, ये कैमरे जितना होता है जग, इतना जग, हाँ, बड़ी बॉटल जो होती है। हाँ तो ठीक है यार, गर्मी बहुत ज्यादा थी, क्या करूं, मतलब हम इसी शहर में जमे पले, हमने तो यही सीखा है। मैंने बता रहा था अभी मैं बता रहा था कि स्कूल से आके शक्कर का गिलास तैयार होता था, इलाज यही है शक्कर। नहीं, मरियम जो है ना लेके खड़ी हो जाए बस स्टॉप पे फालसे का जूस, वो पिलाई जाए डाल यार। अच्छा बात ये कि वो ये कह रही थी रेडी पे लिखा वो बड़ा सा, अब आप नाउ दैट वी आर गोइंग टू क्लोज दिस टॉपिक, लेट्स बी सीरियस। वो कह रही थी कि कोई पॉलिसी बनाएं, दरख्त वगैरह लगाएं और इस किस्म की चीजें करें, और सर्दी में भी बन जाती है वो कंक्रीट है उसका इस्तेमाल कम करें। बाकू का क्या मसला है बीच में, वो वहाँ पे अर्बन कॉन्फ्रेंस में गई हुई है ना, इसलिए उन्होंने उन दोनों को रिलेट किया कि वहाँ पे आप अर्बन कॉन्फ्रेंसों में घूम फिर रही हैं, और पाकिस्तान में जहाँ पे एक हीट वेव चल रही है और आपको अर्बन पॉलिसी बनानी है उस हीट वेव से लड़ने के लिए, आप नहीं बना रही। सनम सईद नहीं, सनम सईद नहीं कह रही, ये बेंजी शाह कह रही हैं। सनम सईद ने तो बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए थे, उनकी तारीफ चल रही है कि उन्होंने बड़े खूबसूरत लग रही हैं यार। वो उन्होंने 2-3 पहने, दोनों तीनों में वो बहुत हसीन। आई डोंट नो मैन, जो ग्रीन वाली साड़ी पहनी है ना, बट आई लव्ड अबाउट दैट ग्रीन साड़ी। आई सॉ अ गाय वेयरिंग समथिंग वेरी वियर्ड एंड आई थॉट पता नहीं क्या है। अब वो आप उसकी भी तारीफ करना चाहते हैं तो कर ले, हमें क्या पता, हम कौन सा, हमें तो फैशन के नहीं पता। ऐसी थी वो जो डिजाइनर है वो रिहार करके, रिहार का वो डिजाइनर है ना, वो जो साथ थे भाई। जी वो फिर अब समझ आती है कि वो डिजाइनर थे तो फिर वो इस तरह कपड़े नहीं। और आपने वो साड़ी जो ग्रीन वाली उन्होंने पहनी हुई है ना, उसमें शी लुक्स स्टनिंग, बट वो कलर कितना उठ रहा है, ओए होए पाकिस्तान का झंडा। और वो पूरे इंडिया वाले जो है ना वो वैशी हुए में, वो कह रहे हैं कि ये साउथ एशियन है, ये साउथ एशियन है, ये पाकिस्तानी नहीं है। अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं वो साउथ एशियन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि वो कह रही है कि जो आलिया भट्ट है मिसाल के तौर पर, वो इंडियन है, वो वहाँ गई हुई है तो वो इंडियन है, लेकिन अगर सनम सईद गई हुई है तो दैट इज साउथ एशियन। अच्छा नहीं साड़ी पहनी हुई ना अली, तो फिर साड़ी क्यों पहनी हुई है? यार हर जगह तो साड़ी नहीं पहनी हुई उन्होंने, पाकिस्तान में तो नहीं ना साड़ी पहनी जाती। क्यों? क्या मतलब पाकिस्तान में साड़ी में तो सारे साड़ी पहनते हैं औरतें यार हमेशा। यस, अहले ज़बान जो होते हैं उनके अंदर तो बड़ी ज़रूर है साड़ी। बंगाल में अहले ज़बान बंगाल में तो मुसलसल बंगाली जो हाँ वो भी वो तो पाकिस्तान में बंगाली तो नहीं पहन रहे ना, पाकिस्तान में तो अहले ज़बान पहन रहे हैं सारे। इंडियन बंगाली के आपके ख्याल में कम है क्या? पाकिस्तान में इतने बंगाली नहीं है। You guys are more यार। अभी अब हम वापस उस पे चले जाएंगे, अब हम उसके ऊपर डेमोग्राफिक डिस्कशन में चले जाएंगे। इट लुक्स ग्रेट, सो देयरफॉर कोई मसला नहीं है। दूसरी बात ये कि उन्होंने सिर्फ साड़ियाँ नहीं पहनी, उन लोगों ने शलवार कमीज़ें भी पहनी। मसलन सरबत गिलानी ने भी शलवार कमीज़ पहनी हुई है। वो उतनी जो है वो आग में बुझी हुई भी नहीं लग रही जितनी वो इंडियंस जो है वो अपने साउथ एशियन क्लेम कर लें उसको, वो पाकिस्तानी लग रही है। अच्छा, अगर उसकी शलवार कमीज़ को भी वो कह रहे हैं कि, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये कल्चरल अप्रोप्रिएशन है आपका। आप साड़ी उनके चक्कर में अपनी वाली उन्होंने दे देनी तुसी। मैं तो नहीं दे रहा, मैं तो वैसी बात कर रहा हूँ। शलवार कमीज मुझे ख़वातीन के का आजकल हालात बुरे हैं अली, कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा उनको करने दो। ये बहुत सीरियस मामला है, ये जो हर मामले में ये जो इंडस वाटर्स ट्रीटी हो उसके अंदर भी वो सारे दरिया हमारे हैं, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन ही हमारी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो हमारी है। उसके अंदर जो वो पता नहीं वो सनातन धर्म जो मतलब जो हिंदुइज्म का ओरिजिनल नेम है वो भी अंग्रेज़ ने आके हिंदुइज्म रखा हुआ है। इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसके नाम से इंदू है, इंदू सिंधु जो भी हम उसको नाम लेते हैं, उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही उन्होंने अप्रोप्रिएट कर लिए, जो कि 5000 साल पहले हिंदू धर्म सनातन धर्म था ही नहीं, मौजूद ही नहीं था। उसके कोई गॉड्स उससे पहले कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता उनका। बट समहाउ उनका ये मानना है कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये हिंदू सिविलाइजेशन थी। ये
पंजाबी या हड़प्पा की सिविलाइजेशन नहीं थी, ये मोहनजोदाड़ो की सिविलाइजेशन नहीं थी, ये दरियाए सिंध के इर्द गिर्द बनने वाले शहरों की सिविलाइजेशन नहीं थी, ये बस इनकी थी हर चीज़। यहाँ पर वो फिल्में जो बनाते हैं ना, वो RRR उन्होंने फिल्म बनाई है, उसके अंदर वो एक मुसलमान होता है लड़का, तो उसको वो फिर बाद में बताता है कि मेरा नाम अख्तर नहीं है, मैं तो असल में एक हिंदू हूँ। वो भी उनकी शुद्धि तहरीक और वो जो घर वापसी तहरीक वाले जो है ना सारे, ये उनकी सारी की सारी कल्चरल अप्रोप्रिएशन है, जिसको हमें कहना चाहिए कि नहीं, ये कोई बात नहीं है कि पाकिस्तानी जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगेगी वो है। मैं कहता हूँ लें, अगर कोई चाहिए पाकिस्तान से आप लें, ताहिर अशरफी को लें, वो उसको लेकिन अली हम भी तो ओन नहीं ना करते, हम अपनी सिविलाइजेशन या अपने हेरिटेज को ओन ही नहीं करते। मिसाल के तौर पर हम तो रिलीजियस बेस पे अपने मामलात करते हैं ना, हम तो अपनी जो आइडेंटिफिकेशन है यार उसको रखते ही नहीं है। हमें क्या मोहम्मद बिन कासिम जो है जब वो सिंध आया था सिविलाइजेशन का हमारे से क्या ताल्लुक? यार हम तो मानने को तैयार नहीं है ना। देखें, ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना, उस पर भी बात करनी चाहिए। नहीं, हड़प्पा की जो सिविलाइजेशन है बात तो सुने, उसको कौन कर रहा है? अच्छा बात तो सुने ना, हमारे यहाँ भी ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है ना। हमारे यहाँ आपको अंसार अब्बासी हमारी हिस्ट्री है, वो अंसार अब्बासी डज नॉट गेट टू डिसाइड कि हमारी हिस्ट्री क्या है। नहीं, बट अगर कोई IH कुरैशी जो है वो बैठा हुआ एक किताब लिख रहा है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है, तो वो लाजमी हिस्सा अच्छा, नहीं चलो है। हम आसानी से बताते हैं। वेट अ सेकंड, व्हाट आर वी टीचिंग आवर किड्स? व्हाट आर वी टीचिंग आवर किड्स? ये बताओ मैं बताता कि हम अपनी पाक स्टडीज की किताब में बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं कि पाकिस्तान का क्या ओन करते हैं। जो हम उसको बता रहे हैं ना, हम वो ओन करते हैं सरकारी तौर पे। बाकी सब तुम्हारी पढ़ी लिखी बातें होंगी। राणा साहब से मैं इस बात पर देखें, अगर ये बात आपने करनी है तो फिर क्या मुगल क्या थे? तो मुझे नहीं पता इंडिया की हिस्ट्री से क्यों निकाले जा रहे हैं? आप अपनी बात करो। दिस इज व्हाट आई नो व्हेन साउथ एशिया आर वी ओनिंग आई एम ओनिंग। नो, द थिंग इज आपने नहीं ओन करना, इट इज टोटली अप टू यू। अगर रियासत पाकिस्तान, मैं वही कह रहा हूं, अगर रियासत पाकिस्तान ओन नहीं करती तो रियासत पाकिस्तान को ओन करवाना है। ठीक है, अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, जब हम ये बात कर रहे हैं कि रियासत पाकिस्तान ओन नहीं कर रही, तो रियासत पाकिस्तान भी अपनी कोर्स करेक्शन की तरफ जा रही है। आपने कल द प्रिंट इंडिया की खबर देखी होगी, जिसके अंदर उन्होंने ये लिखा कि लाहौर के अंदर नवाज शरीफ साहब के कहने के ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो तमाम लाहौर के पुराने इलाकों के नाम थे उनको तब्दील करने का अमल शुरू कर दिया है। लॉरेंस गार्डन रीनेमिंग नहीं, रिवर्जन ऑफ रीनेमिंग एक्चुअली। तो उसमें जो आपका मुजंग चौक था, चुंगी थी, उसका नाम दोबारा से मुजंग ही रखा जा रहा है, वो कुर्तबा चौक कर दिया गया था। या इस्लामपुरा जो है उसका नाम वापस जो है वो कृष्ण नगर रखा जा रहा है। सुन्नत नगर कर दिया गया था संत नगर को। हालांकि संत जो है वो उर्दू ज़बान में भी मुस्तामिल है, और संत जो है वो वली जो होते हैं, कलंदर जो होते हैं, वो संत ही होते हैं, बेसिकली सेंट्स हैं। सेंट से संत है या संत से सेंट है। तो वो संत नगर जो है उसको सुन्नत नगर कर दिया था, उसको दोबारा से संत नगर किया जा रहा है। और भी बहुत से क्वींस रोड का नाम जो है वो उन्होंने चेंज करके फातिमा जिन्ना रोड कर दिया था, उसको किया जा रहा है डेविस रोड, आगा खान रोड, कोई भी नहीं उसको डेविस रोड को आगा खान रोड। और ये कभी भी नाम लक्ष्मी नहीं हुए। आपको पता है कि लक्ष्मी का भी कोई इस्लामी सा नाम है, कोई लक्ष्मी को कभी किसी ने हां जिसको रिवर्ट कर रहे हैं ना दोबारा वापस लक्ष्मी चौक, हां लक्ष्मी चौक कर रहे हैं, बट किसी ने लाहौर में कभी ये नहीं कहा होगा जो भी नाम है उसका कि हम वहां जा रहे हैं। फाइंड आउट क्या नाम सर है ना, उन्होंने दिया वो है स्टोरी के अंदर नाम। ऑन दी अदर हैंड जो लोग हमें लेक्चर कर रहे हैं कि ये तुम्हारी सिविलाइजेशन नहीं है, ये हमारी सिविलाइजेशन है, ये है वो है, वो बेसिकली आपको ये नहीं कह रहे कि आप हिंदुइज्म को या हिंदू पास्ट को या इंडियन पास्ट को या साउथ एशियन पास्ट को, सब कॉन्टिनेंट के पंजाब के पास्ट को आप ओन कर लें, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। वो ये कह रहे हैं कि आप ये माने कि आप सब हिंदू हैं, आप पठान हैं वैसे ज़ात के, लेकिन आप हिंदू हैं। ठीक है, ये राणा साहब जो हैं वो कई जन्म पहले जो है वो राणा साहब नाराज ना हो जाए। मैं अपना हिसाब किताब लगा रहा था, राणा साहब नाराज हो जाएंगे। राणा साहब भी कई जनरेशंस पहले जो है वो ये सारे जो है आई थिंक 300 साल हो गए ना, 300 साल की रिवर्जन होगी इनकी, हो गई ना। मेरी अपनी ननिहाल जो है वो जट्टों का खाया, तो मैं उनके साथ भी बात करता हूं। सबसे बड़ा जो इस मसले का हल है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो सेकंड जनरेशन मुसलमान। उन्होंने पूरा मुल्क बना दिए, 2 बना दिए विचों। तो इसका मतलब है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमान जब भी चेंज हो गया वो हो गया, वो टिड्डों हुआ है, ठीक है, उसका कोई ये मसला नहीं है कि अगर उसको जाके समझाएंगे तो वो तो मसल में तुमने अपने आप को तो सारे से एक्सक्लूड कर लिया है। तुम कहोगे कि हम तो बस जद्दी पुश्ती हैं, है ना। मैं कुछ नहीं कह रहा ना। हाँ देखा ना, मैं कुछ नहीं कह रहा। फैक्ट ना, ज़ाहिरी बात है, पीछे से हम भी सारे ही हैं। नहीं वो तो ठीक है, वो सही बात कह रहा है। और मैं तो मतलब बता रहा हूँ, हमारा निहाल गुजरांवाला का तो ये भी 200 साल भी मैं शायद वो ज्यादा कर रहा हूँ, इससे भी शायद कम नहीं होगा। टीपू सुल्तान जो एक मुसलमान बादशाह था मैसूर का, वन ऑफ द मोस्ट सेक्युलर लीडर्स इंडिया हैज़ एवर सीन, ठीक है, वो उसको भी गालम गलोच कर रहे हैं।
वो कह रहे हैं और उसके लिए लोग आके, और वो इंडियन प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के, और वो आके बता रहे हैं कि यार उसने ये मंदिर बनवाए। चलो यार ठीक है, हम तो कर रहे हैं, हम सारंग चौक भी बना रहे हैं, हमने वो एक सारंग का मुजस्समा भी बनाया है। जो लोग हमें लेक्चर कर रहे हैं वो बैड फेथ में कर रहे हैं, वो कोई हमारे लिए कोई वो हमें हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे, वो हिस्ट्री की भी रिवीजन चाहते हैं अपने हक में। अच्छा, वो आजकल पता है क्या है, वो नॉर्वे गए हुए हैं मोदी साहब, वहाँ पर इतनी जलालत हो रही है। वो एक नॉर्वेजियन सहाफ़ी ने जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के सेक्रेटरी हैं उनको कहा कि वाई शुड वी ट्रस्ट इंडिया। फिर उसने कहा कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के इशू हैं, वहाँ पर ये इशू है, वहाँ वो जो सेक्रेटरी साहब हैं, ही इज़ अ वेरी डेकोरेटेड ब्यूरोक्रेट, वो तो पागल हो गया ना, वो ही गोन मेंटल। वो कहता है, उसने कहा कि वाई शुड वी ट्रस्ट इंडिया, तो वो कहता है इंडिया ने योगा इनिशिएट किया, इजाद किया। द गाय वेंट मेंटल। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखने से ताल्लुक रखती है, बड़ा मजा आया। आवाज वो बना के बोल रहा था, वो बना वही ना, वो मैं कह रहा हूँ अली, ही इज अ वेरी वेल डेकोरेटेड ऑफिसर, उसकी बड़ी हिस्ट्री है। अच्छा, मोदी वो करके वहां से निकल रहा तो वो एक जर्नलिस्ट ने कहा कि वुड यू लाइक टू टॉक टू द फ्रीएस्ट प्रेस इन द वर्ल्ड। वो आपको पता है ना, उसका एक इशू है कि वो बैक होम ही डजंट गिव इंटरव्यूज, ही डजंट टॉक टू प्रेस अनलेस कि इट्स अक्षय कुमार सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम आस्किंग हिम स्टूपिड क्वेश्चंस, मोदी क्वेश्चंस। सो वो मतलब वो मामला तो उनके चल रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत ही बेड़ागर्क हुआ है। जो इंडिया के क्लेम्स हैं वो ऑब्वियसली इट्स रबिश। ज़ाहिर बात है कि ये एक शेयर्ड हिस्ट्री है हम लोगों की। मेरा क्रिटिक उस चीज़ पे थी, हमारी स्टेट पे, और हमने जो एंगल लिया है कि हम लोग ओन ही नहीं करते कुछ। मैंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख होती है मोहम्मद बिन कासिम से शुरू हो रही है, कि जिस दिन मोहम्मद बिन कासिम ने दीवल की पोर्ट को फतह किया, इस्लाम इस मुल्क में दाखिल हो गया और बस फिर मुसलमान पाकिस्तान उस दिन बन गया। फजूल तरीन कैटेगरी ही हमारी वर्ल्ड बैंक ने मिडिल ईस्ट कर दी है, हम क्या करें? पता नहीं, वर्ल्ड बैंक की बातें माने, हम नहीं मानते, हम दिल से मिडिल ईस्ट नहीं फील करते यार। तो आप जा रहे हो ईरान की, हम नहीं मानते। आप जा रहे हो सऊदी अरब में, आपने अपने जहाज जो है वो ठीक है, वो हमारे दोस्त हैं, दोस्तियों के लिए लोग बहुत काम करते हैं। बात करें। सो मेरा मकसद ये बात करने का ये है कि जो लोग अपने माशरे की इक़्तिदार, अपने कोई हेरिटेज, अपनी कोई सिविलाइजेशन उसके साथ जुड़े होते हैं ना, अगर आप उन लोगों को देखें तो उनका जो बिहेवियर है या उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, वो वहाँ से इंस्पिरेशन कुछ ना कुछ ड्रॉ कर रहे होते हैं, वो किसी चीज़ से जुड़े होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ये है कि हम किसी चीज़ से जुड़े ही नहीं हुए, हमारे पास कोई गाइडेंस ही नहीं मौजूद है। जिस चीज़ से हम जुड़े हुए हैं वो हमारा रिलीजन है, और अनफॉर्चुनेटली उस रिलीजन को हमने हैंड ओवर कर दिया मौलवियों के, और मौलवियों ने कभी भी जो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है हमारे रिलीजन की, उस पे ऊपर डिस्कशन ही नहीं की। सिर्फ इतना काम किया कि हमें डरा के रखा अल्लाह ताला से, ताकि हलवा पहुंचता रहे मस्जिद में। तो ये एक ऐसी हमारी परवरिश नहीं हो सकी हमारे माशरे की, ना तो बेस्ड ऑन अ सिविलाइजेशन और अ हिस्ट्री, और कोई तमीज़ ही होती है, एक बंदे की शेयर्ड तमीज़ होती है कि जी इस इलाके में इस तरह के लोग, वो भी नहीं हमारे में। और रिलीजन की जो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल साइड है वो हमें डिस्कस ही नहीं की गई, हमारे साथ कभी शेयर ही नहीं की गई, वो कभी बात ही नहीं हुई उस चीज़ पे, जिसकी वजह से हम लोग, हमारी कोई ना गाइडेंस की कोई जरिया ही नहीं रहा हमारे लिए। सो ये एक इस तरह का इशू हमारे माशरे में क्रिएट हुआ है, जो कि प्रॉब्लमेटिक। आई थिंक इस पे कभी ये देखें, स्टेट अगर गौर करे कि तुम्हारे लिए पता है कि मैंने टॉपिक ही खत्म कर दिया। ऐसे चाहता कि हमारे वैसे भी कल किसी ने कहा कि हसन तुम आप दोनों के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, इसको निकालते हैं। नहीं, उसे ये निकालेंगे, उससे अच्छा सलूक नहीं करता। देखें, मैंने ऐसे डिक्टेटर की तरह, मैंने सियासत के ऊपर हम गाइडेंस जो है, ये देखो मतलब से मैंने डिक्टेटर की तरह ऐसे करके टिक किया, इसका मतलब टॉपिक खत्म, अगले टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। अगर आप जाना चाहते हैं नहीं, हम नहीं जाना चाहते। अगला टॉपिक है, नहीं, अगला टॉपिक है साद रफीक साहब हैं, एक सियासी रहनुमा, सियासत करते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। एक ज़माने में ऐसे आमरीत का बागी के नाम का उनका पोस्टर था, क्या कमाल। 2013 का इलेक्शन, 8 का आमरीत का बागी, ठीक है। और मेरा में भी चलता था वैसे, खैर। और मैं तो उनको बचपन से देख रहा हूँ, साद रफीक साहब को माशाल्लाह उनको सेहत दे, आजकल उनको हार्ट का मसला हो गया हुआ है, तो उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं। बचपन से ही मैं देख रहा हूँ ऐसे गुस्से वाले, ऐसे अग्रेसिव ऐसे करके। मेरे ख्याल से वो एमएसएफ की जो सियासत है उसमें उन्होंने वाह बिल्कुल किया होगा, बिल्कुल किया होगा। अच्छा, तो करनी पड़ती है यार। देखें, बात ये है कि वो नीचे से उन्होंने वो पूरा जो सिस्टम है ना सियासत का, जो भी तरीकाकार होता था पुराने ज़माने में, कि मतलब आप ऐसे ऐसे करके ऊपर आते हैं। हालांकि बड़े बाप के बेटे थे, डायरेक्ट भी कर सकते थे, जो आजकल होता है यहाँ पे। हाँ, लेकिन उनके लिए नहीं होता ना, दैट इज द रीजन व्हाई ही इज आउट ऑफ द पॉलिटिक्स। वो जो उनके वालिद साहब थे ना, वो मतलब नजरियाती आदमी थे, लेकिन वो पैसा बहुत ज़्यादा। हाँ, नहीं, पैसा नहीं था उनके पास, गरीब लोग थे, इतने मतलब अमीर नहीं। तो साद रफीक साहब भी, खैर साद रफीक साहब के ऊपर इल्ज़ाम भी पैसों का लगा।
उनके ऊपर हमला किया गया और कहा गया कि जी वो कोई वो जो वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है उसके अंदर उनका कोई सोशल मीडिया मैनेजर है जिसके नाम पे कुछ 7-8 फ्लैट है जो कि असल में इनके थे, और उस सोशल मीडिया मैनेजर से मुतल्लिक कोई एक ट्वीट भी बनाई गई जो बड़े बड़े सहाफ़ी जो जय्यद सहाफ़ी हैं पाकिस्तान को उन्होंने भी शेयर की कि वो कह रहे हैं कि कैसा कितना, और उसका तमस्कर उड़ाया गया कि देखो क्या मजाक खेज बात कर रहा है ये आदमी कि मेरे सोशल मीडिया मैनेजर ने मेरे से पूछे बगैर फ्लैट ले लिए थे, तो ठीक है तो अब वो उसने भेज दिया, ये देखो सबको हमको बेवकूफ़ समझता है, हमें बेवकूफ़ बनाता है ये। अच्छा, फैक्चुअल पोजीशन ये है कि ना तो साद रफीक साहब ने ऐसी कभी कोई बात की ना ये कुछ हुआ, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा फ्लैट थे ना ये बात की डिनाइल थी, ये जो जिस किस्म का डिनाइल था ये पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा कमाल बन चुका हुआ है कि ये इस किस्म के सहाफ़ी और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो इस किस्म की इल्ज़ामबाजी करते हैं। खुद ही मैंने जिस आपको बताया था ना, हमने डिस्कशन भी की थी कि दे कंजर अप होल थिंग आपके लिए बनाते हैं कि ये देखें जी ये इल्ज़ाम है, और फिर उसकी एक वीड किस्म की एक्सप्लेनेशन भी देते हैं आपकी तरफ से, और दोनों से आपको करते हैं कि या तो आप जलील हों कि हाँ आपके साथ फ्लैट हैं उसके ऊपर हो जाएं, या आप उस पर जलील हों कि यार क्या बेवकूफ़ों वाली बात कर रहा है कि मुझे पता नहीं था मेरे सोशल मीडिया मैनेजर ने खरीद के भेज दिए, अजीब घटिया आदमी है और ये और इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। दोनों केसेस में आप उस शख्स की जो ज़ात है उस पर हमला करते हैं, उसको नुकसान पहुँचाते हैं। साद रफीक साहब ने कहा जी मैं नहीं लेता, आई डोंट टेक दिस, और वैसे वो अपनी सियासी पार्टी से भी पीछे होकर बैठे हुए हैं। उन्होंने सियासी पार्टी के अंदर जहाँ पे उन्होंने ज़िंदगी लगा दी वहाँ पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने की बजाय वो पीछे हो गए। जो कोई भी उनको कॉम्प्रोमाइज़ करा उन्होंने कहा भाड़ में ज़्यादा मैं नहीं करता कॉम्प्रोमाइज़। तो जो आदमी वो वहाँ छोड़ के आ गया वो आते चलते राह चलते लोगों से तो बकवास सुनने का नहीं होगा। उन्होंने वो दरख्वास्त दे दी थी, उसमें खातून साहिबा पकड़ी गई हैं, सियालकोट से हैं, NCCI में। हाँ NCCI में उन्होंने पकड़ा तो खैर नहीं, उनको से नोटिस ही किया तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। उन्होंने वीडियो लगाई हुई थी कल और आम बड़ी थी यार साद रफीक साहब को टैग कर करके साद रफीक साहब छोड़ दें, माफ़ कर दें उसको। फिर वो खातून नुमा चीज़ जो है उनका जो गंद भला उनकी पिछली टाइमलाइन पे अभी उन्होंने लॉक कर दिया अपनी प्रोफाइल और को ट्विटर डिलीट भी कर रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली कुछ स्क्रीनशॉट्स आ चुके हैं। अब मुझे नहीं पता वो दिखा सकते हैं कि नहीं स्क्रीनशॉट्स दिखा सकते जो घटिया जिस किस्म की वो बकवास लगाती रही हैं, और अब वो रो रही हैं। तो अब साद रफीक साहब ने तो तुन दिया, साद रफीक साहब ने कहा मैं नहीं पीछे हटता। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सारे लोगों से कहलवाया गया है कि मैं माफ़ कर दूँ, तो मैं तो माफ़ नहीं करूँगा और मैं तो इसको परसू करूँगा। अभी यहाँ पे नहीं है, उन्होंने कहा कि पंजाब का डेफेमेशन का जो कानून है ना मैं उसके तहत भी अदालत में जा रहा हूँ, मैंने वो एक किया है वो तो उसके अलावा करूँगा। अच्छा सर, इसका तरीक़ेकार मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये होता किस तरह। मैंने इस पर पहले भी बात की हुई है मुख्तलिफ हवालों से। ये होता इस तरह है कि इन लोगों की ना एक चेन ऑफ कमांड बनी हुई है। वहाँ पर कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं जो कि 9 मई के बाद डिसमेंटल हो गए थे, वो दोबारा एक्टिव हो चुके हुए हैं। वो मज़े भी आते हैं ना, आदत से भी मजबूर हैं। क्या होता है कि वहाँ पर ना एक ऐसी चीज़ फेंकी जाती है और फिर उसमें ना हज़ारों लोग ऐड हैं और मुख्तलिफ शोबा है, ज़िंदगी से ताल्लुक़ है, FIA के, पुलिस के, वकील, कस्टम का, हर अदारे के लड़के जो है ना वहाँ पर मौजूद हैं, और वो जो नौजवान लड़के हैं स्टूडेंट्स वो भी मौजूद हैं। तो वो एक ऑथेंटिसिटी बख्शती है उस ग्रुप को। तो वहाँ पर ये बात रखी जाती है, वहाँ से ये सारे कॉपी करते हैं। दे डोंट थिंक फॉर अ सेकेंड कि ये बात सही है या गलत है, लेकिन चूंकि वहाँ पर आ गई है हाई कमांड की तरफ से, किसी बड़े भाई की तरफ से, तो वो कहते हैं ये बात ठीक है। वो पकड़ के वो सोशल मीडिया पे शुरू होते हैं, और फिर जिस तरह आपने कहा कि उसकी जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज़ ऑल्सो वेरी रिडिकुलस, लेकिन वो चलाई जाती है कि साद रफीक ने कहा। इनफैक्ट आई हैव हर्ड सम जर्नलिस्ट ऑन TV से दैट कि वो साद रफीक ने तो ये कहा है, तो वो और होस्ट ने कहा यार नहीं कहा है। उसने कहा अच्छा चले नहीं कहा जो भी है। और वो यूथियों की लिस्ट में मतीउल्लाह जान भी इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि मतीउल्लाह जान ने भी ये चलाया। बाद में फिर माफ़ी मांगी और साद रफीक साहब ने उनकी माफ़ी कबूल करते हुए उन्होंने कहा ये को जान छुड़ाओ। दोनों ने एक दूसरे से जान छुड़ाई। लेकिन ये जो खातून है इनको अब देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, मती को बाद में अपने हाथों पे देने पे अपने मते को चिमड़ गया। तो अब बात की है कि जो यूथी है ना, जिनको जो बिकॉज दे डोंट हैव अ माइंड ऑफ देयर ओन, दे डोंट थिंक ट्वाइस कि ये बात सही है नहीं सही है। वो इसी प्रोपेगेंडे में लगे हुए हैं, इसी में मज़ा आ रहा है, फॉलोअर्स बन रहे हैं। ये एक एको चैम्बर इन लोगों का बना हुआ है, जो वो जल्दी ट्वीट कर देगा उसको रीट्वीट्स आते हैं, व्यूज़ आते हैं, उसके फॉलोअर्स बढ़ते हैं। वो सारी एक साइंस है, एक पूरी इकोनॉमी चल रही है उस चीज़ पे। तो वो फिर शुरू हो जाते हैं और दे डोंट केयर कि किसी का घर बर्बाद हो जाए, कोई बंदे की रेपुटेशन बर्बाद हो जाए, किसी का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो जाए, किसी को आप बुली कर रहे हो। ये आते हैं, मतलब हर्ड्स में आते हैं, ये एक बड़ी तादाद में आते हैं और ये आपको आके इतना बुली करते हैं, इतना बुली करते हैं कि इट डज़ इफ़ेक्ट योर मेंटल हेल्थ। बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं या पॉलिटिशियंस हैं, उन लोगों ने अपने जो मेंशंस हैं, जो रिप्लाईज हैं, वो बंद किए हुए हैं इन्हीं की वजह से। तो ये आके इस तरह आपको बुली करते हैं। और जब कोई पेड कैंपेन आ जाए
यानी कोई एक नैरेटिव बिल्डिंग का आ जाए मामला, जिस तरह की ये साइफर वाला आया था, तो उसमें तो फिर ये बिल्कुल नहीं आपको हिलने देते, बिकॉज उनकी जिम्मेदारी होती है कि जो नैरेटिव हमने बनाया है उसको लेकर चलना है आगे, और अगर उसमें कोई काउंटर कर रहा हो या उसको कोई ट्रैक्शन मिल रही हो, वो तो फिर वो बिल्कुल बंदा आप समझेंगे लगा गया. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स एंड आई एम सो हैप्पी कि साद रफ़ीक साहब ने ये डिसाइड किया. हालांकि उनसे उम्मीद ये की जा रही थी कि ये मुड़ जाएंगे, ये बख्श देंगे, लेकिन इनको नहीं बख्शना चाहिए. और NCCIA को चाहिए कि फॉर वंस अपना सही तरीके से काम करें, और जो लोग इस कैंपेन में इन्वॉल्व हैं उनको सज़ा दें. मुझे पता है कि बहुत सारे जो अननोन अकाउंट्स हैं वो दे विल गेट अवे विद इट, बट एटलीस्ट जो नॉन अकाउंट्स हैं जिन तक ये पहुंच गए हैं उनको पकड़ के और सज़ा दें इस मामले में. जी अली, आप बताएं क्या फ़ायदा होगा वो खातून को सजा दिलवा के आपको? आपका वो पूरा हो जाएगा? हाँ? क्या ऐसी अचीव कर लेंगे? पहली बात तो ये कि वो औरत जो है, हाँ, बताया तो वो तो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे रोती हुई आ गई है, वरना वो अकेली नहीं है. ये काफ़ी सारी लंबी चौड़ी कैंपेन थी, इसके अंदर काफ़ी सारे लोग शामिल थे, और इसके अंदर छोटे बड़े मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स थे PTI से ताल्लुक़ रखने वाले. कुछ अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, कुछ नहीं कहते. तो उन्होंने तो सबके ख़िलाफ़ दी है दरख्वास्त, और जहाँ जहाँ से ये ट्वीट हुई है उन्होंने सबके बारे में बात की है, सबके नाम लिख कर उन्होंने दिए, हैंडल्स दिए हैं, और इन्होंने रोना शुरू कर दिया क्योंकि ये भी उनके नज़दीक एक एंगेजमेंट फार्मिंग है. उनका जो ये रोना धोना है, मैं नहीं समझता कि वो NCCIA से डरी होंगी, लेकिन उनको ये भी पता है कि इस पर भी मेरे रीट्वीट्स आएंगे, या कम से कम ये ज़रूर होगा कि एक सिंपैथी क्रिएट होगी कि यार एक औरत है, क्योंकि वो जो बातें कर रही हैं उसका उस ख़बर से कोई ताल्लुक़ नहीं है. वो ये नहीं कह रही कि मैंने ये बात ठीक की थी, वो ये नहीं कह रही कि मुझे किसी ने गलत गाइड किया था, वो ये कह रही है कि मेरा माँ बाप नहीं है, मेरी भाई नहीं है, भाई मेरे की डेथ हो गई है, यतीम मस्कीन हूँ, मैं किसके साथ जाऊँ इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद किसके साथ जाऊँ. हालांकि कोई मसला नहीं है, इन ड्राइव कराए चली जाए, लेकिन आप डेवो भी जाती हो किसी डेवो से, नहीं वो जाती है, मैं कह रहा हूँ इन ड्राइव कराए ना, ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी. तो आप वहाँ पर जाएँ, आपने एक गलत हरकत की है, उसके आप सज़ा भुगतें. उसकी वजह यह है कि लोग तो ये भी कह रहे हैं, एक खातून का मैंने जो है वो ट्वीट पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा कि ये मेरी कज़न है, उनकी नंदे थी, ये एक्स, ये 3 बहनें हैं, और ये मेरे जैसे ही मेरे कज़न जो है, मेरी कज़न जो है उसके हस्बैंड की डेथ हुई तो ये उसकी सारी जायदादें खा गई, और उनका जो बेटा है वो आज मतलब बुरे हालों में है. बच्चा जो है वो अपने बाप की कोई जायदाद उसने नहीं रखी और ये इनके पास है. नाउ आई डोंट नो वेदर दिस इज़ ट्रू और नॉट, लेकिन ये एक खातून का दावा है, ट्विटर के ऊपर मौजूद है. इसको देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों के साथ कोई रियायत बरतने की ज़रूरत नहीं है. देखिए, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी का मामला नहीं है. ये एक झूठ बोलते हैं, अगले दिन दूसरा झूठ बोल देते हैं, तीसरे दिन तीसरा झूठ बोल देते हैं, चौथे दिन चौथा झूठ बोल देते हैं, 5वें दिन पहले वाला रिपीट कर देते हैं अगर कोई नया झूठ ना मिले तो. रिसाइकिल हाँ, तो इन्होंने रिसाइकिल भी करते हैं. मैंने तो देखा है, मैंने तो एक दफ़ा मुझे रज़ा साहब कहते हैं यार मैंने क्या किया, मेरे खिलाफ कैंपेन चल रही है PTI की तरफ से. मैंने कहा सर वो 32वां दिन है, तो एवरी 30 सेकंड आपका नाम आ जाता है. उन्होंने लिस्ट में आज आपका दिन लिखा हुआ है, क्या ग्राफिक बनाया ना, उसमें वो हामिद मीर, आसमा जहांगीर, आसमा शराजी, उसमें आज आपका 32 नंबर पे आपका था तो वो आपका आ गया. तो हर महीने की 2 तारीख को आपकी बारी होती है. सो द थिंग इज़ कि ये कर रहे हैं, ये खुद अपने अमाल के जो है वो ज़िम्मेदार हैं, ना इनका जो आंजहानी भाई हैं, इनके वालिदैन, उनका कोई कसूर नहीं है इसमें. और ये जो खातून हैं, ये कोई पहला इनका वाक़या नहीं है. ये इस किस्म की गलीज़ किस्म के जो हैं वो अल्फाज, गलीज़ किस्म की जो ट्वीट्स हैं, इनका ये शेवा रहा है. मरीम नवाज़ के बारे में ऐसी जो है वो फेक किस्म की बातें और गलीज़ किस्म की बातें ये करती रहती हैं. तो मैंने ये देखा है वैसे, ये आई रियली डोंट गेट इट कि PTI के अंदर जो ख़वातीन हैं वो ज़्यादा वाइल होती हैं. ये मुझे नहीं समझ आती बात कि मर्द इतने वाइल नहीं होते वहाँ पर जितनी ख़वातीन जैसी मुग़ल्लज़ात वो बकती हैं, ख़ास तौर पर दूसरी पार्टी की औरतों के बारे में. वैसी वहाँ के मर्द भी नहीं बकते. मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी सारी पार्टियाँ अच्छी हैं या कुछ है, मगर दे आर स्पेशली वाइल, ईवल. तो ये जो इनकी हरकतें हैं उनका कोई, और अगर इनको पकड़ा कर रहे हैं नहीं तो ठीक है, फिर वो साद रफ़ीक साहब थोड़ा सा उसकी पावर को कम कर रहे हैं, और साद रफ़ीक साहब को इसके ऊपर करना चाहिए. मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ साद रफ़ीक को करना चाहिए, बाकी सबको भी करना चाहिए. और ये डेफेमेशन में मैं कहता हूँ इनको डिग्रियाँ अवॉर्ड करके पैसे भी लें इनसे, ताकि 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में नहीं कहीं और से ही आपके 2-4 फ्लैट इनसे बनवाएं जो झूठ बोल के आपके
गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो जी, साद रफीक साहब पता नहीं पैसे कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते, कर दिया ऐसे टेक उसको। अब साद रफीक साहब तो नहीं पैसे कमा सकते हैं, नहीं कमा सकते, लेकिन पाकिस्तान में जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं गाड़ियों के, एक्चुअली लोकल तो खैर नहीं है, जापानी कंपनी है जिनकी पुरानी मोनोपोली है, उन्होंने सुना को गुंडागर्दी शुरू की हुई। आप बता रहे थे कुछ आपके पास कुछ यार, ये मैंने एक ट्वीट पढ़ी, और आई एम श्योर कि पाकिस्तान के बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कंज्यूमर भी हैं गाड़ियों के, तो उनको पता है कि किस तरह ये जापानी गाड़ियों वाले धोखेबाजी। जी, मैंने ये ट्वीट पढ़ी और वो साहब ने जो है वो ट्वीट करके उसको प्रमोट भी किया हुआ था। सो मेरे ट्वीट मेरी टाइमलाइन के ऊपर वो आ गई और उन्होंने कुछ जो चीज़ें बताई हैं उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी वो कमर्शियल इंपोर्ट पर गाड़ियाँ मंगवाने की इजाज़त दी थी कुछ अरसे पहले, क्योंकि बहुत अरसे से इंपोर्टर्स जो है वो ये कहते आ रहे थे, उनका ये कहना था कि हमें, हाँ, वो कहते थे कि भाई सेकंड हैंड गाड़ियाँ, ये जो भी इंपोर्ट करने यूज्ड गाड़ियाँ, इंपोर्ट हुई भी गाड़ियाँ, उनके लिए हम हवाला हुंडी के जरिए जो हम काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर से पाबंदी हटाएं ताकि ये चीज़ जेन्युइनली हो सके। और जितनी अच्छी गाड़ियाँ आप बनाते हैं, मतलब 32 लाख रुपए की जो आप डिंकी बेच रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप 34 की हो गई है, 34 की हो गई है। तो वो जो फुल वेरिएंट है ना, सस्ते वाला 32 का, तो AGS जो है ना पुराना, वो AGS की वो जो VX है ना, वो मैनुअल वाली, हाँ मैनुअल वाली जो है, तो उन्होंने कहा कि जी इसके ऊपर पाबंदी हटाई गई थी। 30 सितंबर 2025 को वजारत तजारत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके तहत उन्होंने पुरानी गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट की इजाज़त दे दी थी। मगर इंपोर्टर्स ने तो सुक्का सांस लिया था कि चलो कोई मसला हल होगा। हुआ कुछ यूँ कि वजारत तजारत ने EDB, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड नामी इदारे की ड्यूटी लगाई कि भाई आपने सिर्फ इतना देखना है कि जो गाड़ियां बाहर से आ रही हैं इनके ब्रेक, धुआं और माहौलियाती मेयार जो सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हैं, यूरो 6 है, नहीं है, ये है, वो है उसकी। लेकिन वो जो सरकारी बाबुओं की रगे फिरौनियत फड़क उठी। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज मिस्टर, उन्होंने नाम लिए हैं सैफ अंजुम साहब का, और एक EDB के साबिक CEO हैं मिस्टर खुदा बख्श अली, और GM हैं मिस्टर आसिम अयाज। इन्होंने सोचा कि सिर्फ धुआं चेक करने में क्या मजा है, तो क्यों ना पूरे समंदर पर ही कब्जा कर लिया जाए। तो कानून के मुताबिक गाड़ियों की क्वालिटी चेक करने वाली कंपनियों यानी PSI की रजिस्ट्रेशन का काम एक और इदारे PSQCA का था, लेकिन EDB के इन अफसरान ने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए ये काम भी अपने ज़िम्मे ले लिया और फिर वो शराइत आयद की जिन्हें सुनकर बंदा गाड़ी इंपोर्ट करने के बजाय पैदल चलने की कसम खा ले। फिर उन्होंने बताया वो शराइत क्या है। उन्होंने कहा कि एक तो कम से कम आपकी जेब में 50 करोड़ रुपए का सरमाया होना लाजिम है अगर आपने कोई गाड़ी इंपोर्ट करनी है। फिर उन्होंने कहा कि इंपोर्टर की पूरे मुल्क में कम से कम 17 वर्कशॉप्स होना ज़रूरी है। फिर उन्होंने कहा कि 2-4 मतलब बंदा अगर गाड़ी इंपोर्ट कर रहा है तो उसके लिए मसले वो तो कर ही नहीं सकता ना, यानी मल्टीनेशनली कोई होगी, कोई बहुत बड़ा इंपोर्टर होगा, हाँ बड़ा कबायली इलाकों से वो बोला सकते हैं, नॉन फाइलर ऐसे करके बैग में ले आएंगे, नॉन फाइलर कोई तो बोला सकता है। वैसे हमें बड़ी और गेम आफ्टर सेल सर्विस देने के लिए उनको स्पेयर पार्ट्स के ऐसे पहाड़ खड़े कर दिए गए कि दरामद कुनंदा गाड़ी बेचने के बाद सारी जिंदगी इसकी चौकीदारी करता रहे। अच्छा, ये गाड़ियाँ बेसिकली उनका कहना ये है कि ये शराइत जो है ये गाड़ियाँ मंगवाने के लिए नहीं है, गाड़ियाँ रोकने के लिए, और ये पैसे खा लिए इन्होंने। और उनका ये कहना है कि इसके अंदर यकीनन कुछ जापानी कंपनी है जो कि बाहर की कंपनी है लेकिन लोकली बन रहा है सब कुछ, नाम नहीं लेना है, सब कुछ लोकली बन मैंने राणा साहब ने गाड़ी बुक करानी होगी ना, तेरे नाम और लेने जगह मैंने गाड़ी ले, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे, उनका जो है ना वो गठजोड़ है। वो क्यों है हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है लेकिन हम बता नहीं सकते। हमें पता है, आप खुद साफ लगा लें, आपको भी पता है, सबको पता है, पाकिस्तान में रहते हैं। सर मामला पता क्या है, ये हमारे यहाँ 3 ही बड़े डीलर हुआ करते थे और उसमें घटिया 3 गाड़ियाँ जिसमें कि एयर बैग्स भी नहीं ये लोग देते थे इवन रिसेंटली तक। तो फिर एक रेवोल्यूशन आई। कितनी गाड़ियां हैं जिनके अंदर आपको एयरबैग्स मिल रहे हैं? ज्यादातर में अभी भी नहीं मिल रहा। अभी भी एक डाल दिया, एक यार 2000 आप एयरबैग कह रहे हैं 2006 में, हाँ नीचे वाली गाड़ियों में नहीं है अभी सर। 2006 में इन एक मैन्युफैक्चरर जो आप नाम बता रहे हैं उनकी एक गाड़ियों में से उसमें सीट बेल्ट भी नहीं होती थी। मैंने नई गाड़ी ली थी, मुझे याद है कि मैंने आफ्टर मार्केट सीट बेल्ट लगवाई थी उसको, क्योंकि मैं सीट बेल्ट के बगैर गाड़ी चलाता नहीं था तो लोग मतलब वो था। तो यानी कि वो मैन्युफैक्चरर सीट बेल्ट भी नहीं दे रहा था जो कि दुनिया का बेसिक सेफ्टी स्टैंडर्ड था। तो आप बेसिक सेफ्टी स्टैंडर्ड एयरबैग है। अब ये आई डोंट नो कब शुरू हुआ, बट आई मीन मैंने पहली गाड़ी ली थी जापानी 2011 के एंड में या 12 के शुरू में। तो उससे पहले ये जो इंपोर्ट वगैरह है जापानीज़ की, ये शुरू हो गई थी गाड़ियों की। अब वो बड़ी सस्ती मैंने उस वक्त ली थी, खैर पैसे तो उस टाइम महंगे थे, लेकिन बहरहाल गाड़ी बड़ी अच्छी थी, उसकी एवरेज बड़ी अच्छी थी, भागती बड़ा थी, यू नो, शशके थे, फुली लोडेड गाड़ियाँ थी। अब आकर और बेहतर हो गया है मामला। अब ये है कि उसमें फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, जैसे 60 सीसी गाड़ी जो आती है उसके अंदर वो ऑप्शंस हैं जो कि हमारे यहाँ जो 1.25 करोड़ रुपए की गाड़ी बिक रही है उसके अंदर नहीं मौजूद है।
अब सिचुएशन ये है कि ये एक ऐसी डाइकोटमी है, ये एक ऐसा तजाद है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है और उसको बैलेंस नहीं किसी तरीके से किया जा पा रहा। आई ब्लेम द पॉलिसी मेकर्स ऑन दिस, और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी, दोनों का ये कसूर है उसके अंदर, क्योंकि वही लोग यहाँ बैठे हैं जिनकी कंपनियों की गाड़ियाँ हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। ये नहीं है कि वो अलग कंपनी है, वही कंपनी है, उनकी इंपोर्ट कर रहे हैं जापान से और वो यहाँ पर भी बैठे हैं। सो यू नो वन वे और दी अदर, आइदर उनको शौक बड़ा चढ़ा हुआ है कि हमने एक्सट्रीम प्रॉफिट कमाना है, या कोई पॉलिसी यहाँ पर बहुत ही ख़राब है जिसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं हो रहा, या वो समझते हैं हम इस काबिल ही नहीं है, हम काबिल नहीं है, अवाम इस पाकिस्तानी काबिल। यस, वेरी गुड पॉइंट। वो ये समझते हैं कि ये इसी काबिल हैं कि इनको वो जो मेहरान का है ना हार्ड स्टीयरिंग वही दे के चलाया जाए। अब सर सिचुएशन ये आ चुकी हुई है कि आप जिस बात की इंपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, उसमें ये होता है कि कबायली इलाके का कोई पासपोर्ट लिया जाता है और जो कोई बाहर बंदा चला गया हुआ है सऊदीया या दुबई, उसका पासपोर्ट गिफ्ट स्कीम है वही चल रही है, उसी के मुताबिक जो है वो अभी भी है, वो कबायली नहीं, लोकल यहाँ के भी हो जाते हैं। बेसिकली चेंज ऑफ रेजिडेंस और गिफ्ट स्कीम, दो स्कीमों के तहत पाकिस्तान में गाड़ी इंपोर्ट होती है। लीगल तरीकाकारी कोई नहीं गाड़ी पाकिस्तान में इंपोर्ट करने का। नहीं, वो लीगल तरीकाकार था, उसको फिर खत्म करके ये गिफ्ट स्कीम जो है ये वाला सिलसिला किया गया। फिर ये है कि जो रिटर्नी है को बाहर से आ रहा है तो वो अपने लिए गाड़ी लेकर आ सकता है। अब वो सिलसिला चाह रहा है। ये जो प्रपोज किया जा रहा है, जिसको अली जिसके डिटेल्स बताई हैं कि अब ये उसको डीलरशिप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आई थिंक पीपल विल ऑप्ट फॉर दिस, ये वो करेंगे इस चीज़ को, कोई ना कोई इसका ज़रूर इस्टेब्लिशमेंट करेगा। फिर इसका मतलब बस ये है, वो जो है ना कैपिटलिज्म का एक और वो फ़ायदा कि अब पहले ये हो रहा था कि जो शोरूम वाले हैं ना वो मंगवा रहे थे, अब ये होगा कि एक बड़ा सेठ उनके ऊपर आके बैठेगा, वो गाड़ी मंगवाएगा और वो महंगी बेचेगा उनको। एक हाथ और बढ़ गया ना, एक हाथ और बढ़ पैसा कमाने के लिए। जहाँ पर के वो ड्यूटी जा रही थी उसको हुकूमत को, और वो गाड़ी आ जाती थी शोरूम पे और डायरेक्टली कस्टमर और शोरूम वाले का आमना सामना हो जाता था। अब ये होगा कि हुकूमत को तो वही मिलेगा, शायद कम मिलेगा जो हुकूमत ने डिक्रीज कर दी है अपनी, लेकिन जो मिडल मैन उन्होंने डाल दिया है एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर, वो अपना प्रॉफिट कमाएगा और फिर वो शोरूम वाले को देगा। शोरूम वाला फिर जाहिर बात है अपना प्रॉफिट कमाएगा, तो पिसा कौन? एंड यूजर। ये इसका रिजल्ट है और इसमें कोई साइंस नहीं है। देखें, लेकिन पाकिस्तान में आज भी आप ये हाल देख लें कि गाड़ियां बन रही हैं 60 लाख की अगर हैं आपके पास तो ठीक है, जो नई कंपनीज आई हैं और ईवीज हैं और इलेक्ट्रिक चल रही हैं ज्यादा यार। उसके नीचे जो मामला है, अगर आपके पास लेट्स से 35 लाख रुपया है एंड इफ यू वांट टू बाय अ 0 मीटर कार, your options are dreadful, so horrific कि मैं कभी भी वो गाड़ी ना खरीदूं। मैंने आज तक पाकिस्तान में कभी भी लोकल गाड़ी नहीं खरीदी। मैंने जब खरीदी है मैंने जापानी गाड़ी खरीदी है, और उसकी वजह ये है कि बिल्ड क्वालिटी सो गुड और बाकी मामला तो ऑप्शंस इतने हैं। अभी मेरी जो करंट 2015 का मेरे पास एक गाड़ी है, उसके अंदर इतनी ऑप्शंस हैं, उसके अंदर ऑटोमेटिक, उसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल है, उसके ऊपर फ्रंट क्लूजन सेंसर है, उसके अंदर वो जो ऑटोमेटिक होती हैं आपकी हेडलाइट्स वो ऑन होने का है, पता नहीं कौन कौन सी ऑप्शन है। मैंने तो कभी उसको एक्सप्लोर ही पूरी नहीं की। हाँ, एक्सप्लोर ही नहीं मैं कर सका। अब यहाँ पर अगर आप कोई चीज लेने जाते हो, लोकल गाड़ी आपने बुक कराई है, वो पूछते हैं अच्छा मैट रखवाने हैं, उसके एक्स्ट्रा तो हैं, उसके एक्स्ट्रा। फिर आपने टायर लगवाने हैं, जो आप टायर लेकर आओगे जनरल के वो इस काबिल नहीं है कि वो 400 किलोमीटर चल जाएं, आपने नए टायर लगवाने। अच्छा, फिर वो वाइजर लगवाने हैं आपने हैं, फिर आपने ये स्पेयर टायर रखवाना है, ये वो मतलब यू नो। अब वो एक कंपनी है, उन्होंने अंदर का ना रंग बरगंडी कर दिया है और उन्होंने पूरी एक कैंपेन बनाई है कि हम नई गाड़ी ले आए, नई गाड़ी ले आए। सो ये मजाक होता है हमारे साथ। मैं जापानी गाड़ियों के 1000% हक में हूँ, बट आई वुड वांट हमारी अथॉरिटीज टू कम अप विद अ पॉलिसी जो कि कंपटीशन कायम करे बिटवीन आवर लोकल मैन्युफैक्चरिंग एंड दीज इंपोर्ट्स। मैं ये नहीं चाहूँगा कि ये इतनी सस्ती हो जाए कि जो हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है ना वो तबाह हो जाए। आई वांट कि एक हेल्दी कंपटीशन नहीं, तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग भाई, जो प्रॉपर लोग इस इंडस्ट्रीज को देखने वाले हैं वो ये कहते हैं कि हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाए तो वो ज़्यादा बारे में है।
वो कहते हैं आज तक आपने इन लोगों का कंपटीशन बचाने के लिए कि किसी तरीके से इनको कंपटीशन ना मिले, इनको किसी तरीके से थोड़ा सा हम प्रोटेक्शन देने के चक्कर में आप एक गाड़ी बता दें जो इन्होंने कभी जिंदगी में इंपोर्ट की हो। कोई एक गाड़ी इंपोर्ट क्या, पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ियां बन रही हैं उसमें सबसे जो घटिया लेवल का जो मटेरियल है, जो सबसे ज्यादा लो लेवल का, जो सबसे बुरी सर्विसेज जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो वाली गाड़ियां जो पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही हैं यार। उसके अंदर था ये कि अच्छा, फिर आपका बैंक जो है वो आपको गाड़ी होगा उसको लोन नहीं देगा। अब एक और चीज कर दी है, वो क्या कर दिया है कि आप 2 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी जो है उसको बैंक नहीं करता, आपको लीज नहीं सॉरी क्या कहते हैं कार लोन नहीं देगा। एक जमाना आया था HBL ने, आज से 10-12 साल पहले की बात है, कि उन्होंने सबके लिए ओपन कर दिया था जितनी मर्जी पुरानी गाड़ी हो। स्टेट बैंक ने कहा नहीं जी पुरानी गाड़ी के ऊपर हम नहीं करेंगे। अब आपकी सिचुएशन ये है कि आप 3 साल का उन्होंने लिखा हुआ है ऑफिशियली, और 2 साल से ज्यादा का यानी 2026 में तो 24 से पुरानी गाड़ी जो है वो आपको बैंक नहीं देगा। बैंक जो है उसके लिए आपको लोन नहीं देगा। अब यानी कि इनकी गाड़ियां बिकती जाएंगी और ये जितनी मर्जी महंगी बेचे जाए। आप देखें कि जो पाकिस्तान में सबसे सस्ती गाड़ी 3 पाकिस्तान के अंदर मेनली मैन्युफैक्चरर हैं, उन 3 में से जो सबसे सस्ती गाड़ी है वो आपको, अगर आप 5 साल के लिए कार लोन लेते हैं तो आपको 50 लाख रुपए से ज्यादा, सबसे हल्का वाला वेरिएंट जो सबसे हल्का वेरिएंट है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा के आपकी जेब से जा रहे हैं। यार कोई लोगों के साथ आपको आखिर क्या दुश्मनी है? मैं कहता हूं अगर हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कार्स की बंद हो जाती है फबीहा, ज़्यादा बेहतर है। कम से कम जो एंड यूज़र है उसका तो नुकसान ही हो रहा है। ये सब्सिडियां भी ले लें, ये प्रोटेक्शन भी ले लें, लोगों को जो सबसे हल्का माल है मैन्युफैक्चर भी नहीं कर रहे, और उसके बाद इनका रोना नहीं खत्म होता। असल बात ये कि इनको प्रोटेक्शन दी गई थी। कौन सी असेंबली है सारी? हाँ दी गई थी ना, इनको प्रोटेक्शन दी इसलिए जाती है कि ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, लेकिन अभी भी पार्ट्स बाहर से लाते हैं, जोड़ के कर देते हैं। आई मस्ट मेंशन एंड अप्रिशिएट द चाइनीज मेकर्स जो अभी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुए हैं। BYD ने तो अपना प्लांट लगाया और वो लोग कर रहे हैं यहाँ पर, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका बेड़ा गर्क हुआ है। क्योंकि इनकी जो सेडान्स हैं वो 1-1.25 करोड़ तक पहुंची हुई हैं। जो अब नए मैन्युफैक्चरर्स आए हैं उन्होंने क्रॉसओवर्स और SUVs निकाल दी हैं 60 से लेकर 90 लाख तक के लिए। सो इनको अब थोड़ा सा वो झटका लगा, इनकी सेल्स डाउन हुई हैं उसकी वजह। अच्छा जी, इनकी सेल्स डाउन हो गई हैं, ठीक है। गाड़ी आपने, अली ने भी बताया, आपने बताया कि 30-35 लाख रुपए की सबसे सस्ती वाली, 32 लाख रुपए की सबसे सस्ती पीपा गाड़ी जिसे कहते हैं, पीपा सबसे सस्ता जो है ना वो मिल रहा है, ठीक है। और इस सब के अंदर उसका हाल, हसन सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, एक दिन मैं जा रहा था, मैं गाड़ी ढूंढने के लिए ना, मैंने गाड़ी खरीदनी थी, कुछ तेज बस गुजरे है तो ऐसे हो जाती है वो हवा से। हाँ बस साथ तेज गुजरे तो ऐसे वो 3-4 महीने पहले की बात है। तो एक साहब थे, वो गाड़ी पर ना मैं इन ड्राइव करवाई थी मैंने। तो मैं क्योंकि मैंने गाड़ी लेनी थी तो मैं हर बंदे से ना डिस्कस करता रहता था कि हाँ भाई क्या ख्याल है आपका। वो जिस गाड़ी की आप बात करें ना, उसने कहा भाईजान मैं आपको क्या बताऊँ, 2 साल पुरानी गाड़ी थी, मैंने गाड़ी खरीदनी थी। तो मैं गया, उसने मुझे 2024 मॉडल 2024 मॉडल, ये मैं बात करूं 2026 के जनवरी की, ठीक है, कह रहे 2024 मॉडल मैं देखने के लिए गया। वो तो बताते तो ये है ना कि जी बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है। तो उसने कहा कि मैं वहाँ पर जब गया तो उस गाड़ी में 3-4 जगह पर बैक साइड पे मुझे जंग लगा हुआ नजर आया। उसने कहा यार ये क्या मटेरियल होगा जिसको साल में जंग लग गया। बस देख लें, साल में जंग लगने वाली गाड़ी मैन्युफैक्चरर बना रहा है यहाँ पे। हाँ, मरीम नवाज बाकू में फिर रही हैं, ये है असल मसला। आज का प्रोग्राम करते हैं, इस मुल्क को साद रफ़ीक की ज़रूरत है। मरीम नवाज को वापस आने की ज़रूरत है बाकू से। आप बाकू में बैठी हैं मैडम, 32 लाख की गाड़ी बिक रही है जंग वाली, क्या कर रही हैं आप? आज के लिए इतना ही। आप हमारा शो देख सकते हैं रात और वैसे आखिर में सॉरी, वो एक छोटी सी बात, सॉरी, वो ये है कि हम इतनी देर से गाड़ियों पर बात कर रहे हैं, अमीर आदमी का मसला ही है। मेरा मरीम नवाज़ की जहाँ तक बात है तो वो ये है कि यार बसेस का इंतज़ाम करें ज़्यादा से ज़्यादा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, बस ये कहना था। चलिए जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का करने इंतज़ाम। आप हमारा शो देख सकते हैं मंडेज़ और ट्यूसडेज़ को रात 10:30 बजे। मुझे हसन इफ्तिखार को, अली वासी साहब को और वकास हबीब राना साहब को। आज तो हो जाना चाहिए, आज बहुत टाइम है तुम्हारे पास। वकास हबीब राना साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।